वो भी तो यानी हमास जब अटैक कर रहा था तो उन्हें नहीं पता था हम किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या वो खाली हाथ बैठा हुआ है? क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? क्या नुकसान नहीं होना आवाम का? बहुत गंभीर सूरत हाल है। और प्रशांत धवन की वीडियो देखी जिसमें मैंने रिएक्शन नहीं दिया, जिस पे ये अंदाज़ा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट द रियल विनर ऑफ इसराइल हमास वॉर विल शॉक यू। देखते हैं इस वीडियो को, इसराइल वर्सेस फ़लस्तीन। अक्टूबर 7, 2023 हमास ने इजराइल पर इस सदी का सबसे डेंजरस अटैक किया। 5000 रॉकेट्स छोड़े गए। साउथ इजराइल में होने वाले नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास ने असॉल्ट किया। इस पूरे हमले में 1400 सिविलियंस की जानें गई और 200 से ज्यादा हॉस्टेजेस भी लिए गए। लेकिन ये बस आधी कहानी है। Israel is at war, but though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस टेरर अटैक के बाद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर अटैक किया, हमास के अगेंस्ट युद्ध का ऐलान किया और इस अटैक में 5000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इस वॉर को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और ये वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इनफैक्ट बाकी के देश इस वॉर में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, सऊदी, यूएसए, यूके, कनाडा, ये देश तो इन्वॉल्व है ही। साथ ही साथ चाइना ने भी अपने 6 वॉरशिप्स मस्कत यानी ओमान से रवाना कर दिए हैं। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक सवाल जरूर सामने आता है कि ये वॉर जीत कौन रहा है, इजराइल या पैलेस्टाइन? द आंसर इज कतर। क्या कतर? ये छोटा सा मिडिल ईस्ट का देश जो सिर्फ भारत के त्रिपुरा स्टेट जितना है, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में कैसे इन्वॉल्व है? सिर्फ 27 लाख के पॉपुलेशन का ये देश दोनों साइड से कैसे फायदा ले रहा है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। आपने हमारे इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज को काफी सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू। लेकिन आप लोगों में से सिर्फ 30% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपको हमारा वॉर को एक आसान भाषा में समझाने का ये अटेम्प्ट अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हमास की हिपोक्रेसी। कतर एक डबल गेम खेलता है। वो ओपनली हमास को सपोर्ट करता है एंड एट द सेम टाइम उनसे नेगोशिएट भी करता है। चलिए एक टाइमलाइन समझते हैं। ये है गाजा स्ट्रिप। यहाँ 2 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ है इजराइल और दूसरी तरफ है इजिप्ट और बाकी का हिस्सा मेडिटेरेनियन सी से कवर्ड, यानी गाजा से निकलने के 2 ही रास्ते हैं, इजराइल से या फिर इजिप्ट से। 2007 से गाजा स्ट्रिप को हमास नाम का एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। अमेरिका, ईयू जैसे देशों ने हमास को ऑलरेडी एक टेरर आउटफिट घोषित किया है क्योंकि वो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं चाहता। There is no solution for the Palestinian problem except by jihad। ये शब्द उन्हीं के चार्टर में लिखे हुए हैं। हमास के चार्टर में लिखा हुआ है कि वो इजराइल का पूरा लैंड चाहते हैं, वो जूस को मारना चाहते हैं, वहां से मिटाना चाहते हैं। हमास कहता है कि सारे इंटरनेशनल पीस प्रपोजल्स वेस्ट ऑफ टाइम है और इसी सिलसिले में उन्होंने कई सारे टेरर अटैक्स भी किए हैं। इतना सब होने के बाद भी 2007 में कतर ने हमास को सपोर्ट किया था। कुछ दिनों पहले ट्विटर पर गाजा स्ट्रिप का ये वीडियो वायरल हुआ था, जहां हम अच्छे रोड्स, जीरो पोल्यूशन और सुंदर बिल्डिंग्स देख सकते हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि अगर गाजा में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? सवाल पूछना करेक्ट है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ये पैसा खुद नहीं कमाया, उन्हें ये पैसा डोनेशन के तौर पर मिला। बात है 2012 की, जब पहली बार कतर के हेड ऑफ स्टेट ने गाजा विजिट किया। गाजा की हालत देखकर उन्होंने $400 मिलियन एड प्लेज किया ताकि गाजा रिकंस्ट्रक्ट हो पाए। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। आज भी कतर हर महीने $30 मिलियन गाजा भेजता है। गाजा में लोगों की सैलरी देता है और उन्हें फ्यूल के पैसे भी। कुछ लोग समझते हैं कि हमास एक फ्रीडम फाइटर्स का ग्रुप है जो इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए बना है, लेकिन सच तो यह है कि हमास के बड़े बड़े लीडर्स गाजा में रहते ही नहीं, वो किसी दूसरे देश से
रिमोट कंट्रोल से डिसीजंस लेते हैं और गाजा में पीछे उनके ब्रेन वॉश जवान छोड़ देते हैं। चलिए डेटा देखते हैं। हमास के लीडर्स 2012 तक सीरिया में रहते थे, लेकिन 2012 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुई और उस समय हमास ने सीरिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट किया। एक रिपोर्ट ऐसा कहता है कि इस्माइल हनीये, जो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के हेड है, वो 2019 में गाजा से एक टेम्पररी फॉरेन टूर के लिए निकल गए और कभी वापस ही नहीं आए। 2020 से आज तक वो दोहा में ही रहते हैं और वहीं से ऑपरेट भी करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि हमास के लीडर सिर्फ कतर में रहते नहीं है, वो वहाँ पर इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। यानी कतर हमास को ऑपरेशंस में मदद करता है, उन्हें अपने लैंड में पनाह देता है और मॉनेटरी सपोर्ट भी देता है। और हमास के लीडर्स पैलेस्टाइन के नाम पर दूसरे देश में जाकर रहते हैं। पैलेस्टीनियन लोग अपने फ्रीडम और आइडेंटिटी के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या उनके लीडर्स उनके बीच में रहकर लड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे हमास को फ्रीडम फाइटर कहने वाले लोग किस दुनिया में रहते हैं, मुझे पता नहीं। चैप्टर 2, कतर का इंटरेस्ट। हमास का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, वो इजराइल से जूस को मिटाना चाहता है। इनफैक्ट वो इजराइल को ही मिटाना चाहता है। लेकिन इस कॉज में कतर को मदद करके क्या मिलेगा? कतर का ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए कतर का डबल गेम समझते हैं। कतर के पास ऑयल तो है, लेकिन एक और हथियार भी है जिसे वो बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो है नेगोशिएशन। जब इजराइल पैलेस्टाइन का मामला बड़ा होने लगा, वेस्टर्न देश एक देश की ओर देखने लगे, कतर। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स कतर ने अपने आप को काफी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया है एज अ हॉस्टेज नेगोशिएटर। और ये सिर्फ इजराइल पैलेस्टाइन की बात नहीं है, कतर सबसे बात करता है। वो पैलेस्टाइन के हमास से बात करता है, लेबनान के हेजबोला से बोलता है, वो तालिबान से भी बात करता है। इनफैक्ट 2014 में सार्जेंट बो बर्गडाल को तालिबान ने कैप्चर किया था, तब कतर ने यूएसए की मदद की थी। कतर ने तालिबान से बात की और ऐसी डील ब्रोकर की कि यूएस सार्जेंट को रिलीज करे और उसके बदले 5 तालिबान के लोग यूएस प्रिजन से छुड़ा दिए जाएंगे। कतर में यूएसए का एक काफी इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, अल उडेड एयर बेस, और इस नेगोशिएशन की वजह से वेस्ट कतर को एक काफी इंपॉर्टेंट एलाई यानी एक दोस्त मानता है। यूएसए तो एक स्टेप और आगे जाता है। कतर एक मेजर नॉन नेटो एलाई है। इस लिस्ट में तो हमारा नेबर पाकिस्तान भी शामिल है। मेजर नॉन नेटो एलाई वो होते हैं जिनको यूएसए ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस और कई अलग अलग बेनिफिट्स देता है। कतर ये जानता है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे देशों को यूज करता है, और कतर के लीडरशिप बेहद स्मार्ट है। वो अपने इंटरेस्ट संभालना जानते हैं। कतर अपनी तरफ से बैलेंस करता है। एक तरफ अमेरिका का वॉर ऑन टेरर सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ खुद ही टेरर को फंड भी करता है। बीबीसी ने 2017 में ही इसकी वार्निंग दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि कतर अनेक टेरर आउटफिट से क्लोज रिलेशंस रखता है, फिर वो अफगानिस्तान में तालिबान हो या यमन में हुती या सीरिया में अल कायदा से जुड़े लोग। कतर सीक्रेटली टेरर आउटफिट्स को फंड करता है, और ये हम नहीं, कतर के आस पड़ोस के देश जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई कहते हैं। कॉमन सेंस यही कहता है कि कतर का टेरर से इतना बड़ा नाता है और ये दुनिया को पता है, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती? और यहीं पर कतर का असली गेम सामने आता है। जब भी कोई टेरर आउटफिट किसी वेस्टर्न देश या दूसरे अरब देशों के लोगों को किडनैप करता है, तब उनसे नेगोशिएट करने में कतर काम आता है। 2017 के अप्रैल महीने में सीरिया में कुछ ईरानियन ऑफिशियल्स को बंदी बना दिया था। कतर बीच में आया और $1 बिलियन की फिरौती देकर उन्होंने ऑफिशियल्स को छुड़ा दिया। ये सिलसिला एक बार नहीं, बार बार रिपीट होता है। कतर अलग अलग टेरर आउटफिट से अच्छे रिलेशंस रखता है, उनसे बातचीत करता है, और इसीलिए 2017 में कतर के रिलेशंस बाकी के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर से खराब हो गए थे। बाकी के देश कतर को मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए दोषी मानते हैं। लेकिन 2021 में सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देशों ने कतर से फिर से दोस्ती कर ली थी। 2021 में जब गल्फ देशों में दोस्ती हुई, तब कतर के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही थी। एक मीडिएटर का क्या काम होता है? एक मीडिएटर कॉन्फ्लिक्ट में सोल्यूशन निकालता है, चाहे उस मीडिएटर को उस कॉन्फ्लिक्ट से कितना भी फायदा हो रहा हो। 2021 में जब बाइडेन पावर में आए, तब उन्होंने तुरंत अफगानिस्तान से यूएसए के ट्रूप्स को वापस बुलाया। उनके और तालिबान के बीच एक जंग छिड़ गई कि अफगानिस्तान को कौन कंट्रोल करेगा। जैसे जैसे यूएसए के ट्रूप्स इवैक्यूएट हुए, वैसे वैसे तालिबान ने उनके एरियाज को कैप्चर किया, और इसी हेस्टी अफगानिस्तान विड्रॉल में यूएसए के ट्रूप्स को तालिबान ने हॉस्टेज ले लिया। ऐसी सिचुएशन में मदद के लिए कौन आया? यू गेस्ड इट राइट, कतर। और यही है कतर की स्ट्रैटेजी। दोनों साइड से बात करो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी और वेस्टर्न देशों से भी। उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्लोज रिलेशंस की वजह से वेस्टर्न देश कतर के पास आते हैं ताकि उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। स्लोली एंड स्टेडीली
कतर अपनी ऐसी इमेज बना रहा है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर देश है। वो टफ कॉन्वर्सेशंस कर सकता है और मेनली उन हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर सकता है जो वेस्टर्न देश नहीं कर सकते। चैप्टर 3, कतर जीतेगा कैसे। कतर दुनिया का 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, लेकिन ऑयल के साथ साथ वो एक और कमोडिटी भी बेचता है, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ऑयल और गैस डिक्लाइनिंग रिसोर्सेज हैं। सारे अरब देश जानते हैं कि सिर्फ ऑयल और गैस के दम पर वो अपनी इकोनॉमीज को फॉरएवर नहीं चला सकते, इसीलिए वो अलग अलग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए। यूएई इवेंट्स का हब बनना चाहता है और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना चाहता है। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया नियोम जैसे प्रोजेक्ट्स और विजन 2030 के अंडर अपने पूरे देश को रेवोल्यूशनाइज करना चाहता है। हर देश की स्ट्रैटेजी अलग है, लेकिन कतर की स्ट्रैटेजी बहुत अनकन्वेंशनल है। इसी हफ्ते न्यूज आई कि यूरोप और कतर ने एक 27 ईयर की डील साइन की है फॉर सप्लाई ऑफ LNG। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन देश रशिया से नेचुरल गैस नहीं खरीद रहे थे, लेकिन रशियन ऑल्टरनेटिव कतर से लेने में कोई इशू नहीं है। और ये एक काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अब कतर अपने टर्म्स पर अग्रीमेंट्स डिक्टेट कर सकता है। इसीलिए लगता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कई सारे जाने गई और कई सारे जाने जाएंगी, कई इकोनॉमीज बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन कतर अपनी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की वजह से इस सिचुएशन का सबसे बड़ा विनर होगा। ये स्ट्रैटेजिक जीत कतर के लिए एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि एक छोटा देश होने के बावजूद कतर एक इम्पोर्टेंट देश होगा। दोनों साइड्स उनकी बात मानेगी, वो सबका दोस्त होगा, लेकिन किसी का सगा नहीं होगा। एक वॉर ऐसे ही एजेंडास को एक्सपोज करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई भी सच में किसी की भी परवाह करता भी है। इन अ वॉर इट डजंट मैटर हु इज राइट, What matters is who is left। क्या कोई भी सोचता है कि कौन सही है, कौन गलत है, किससे क्या गलतियां हो रही है, या फिर सब बस अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। सोचने जैसी बात है कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट तो सारे अरब देश करते हैं, लेकिन उनके रेफ्यूजीज को अपने देश के अंदर कोई नहीं लेना चाहता। वो सिर्फ पैलेस्टाइन के बड़े बड़े 1-2 लीडर्स को ही अपने देश में चाहते हैं ताकि उन्हें पावर मिले। सच तो यही है कि लोगों की किसी को परवाह नहीं। आज के वीडियो में हमने समझा कि कैसे हमास के लीडर्स पैलेस्टाइन के कॉज का इस्तेमाल करके इजराइल को मिटाना चाहते हैं। खुद तो सेफ रहते हैं, लेकिन अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। कतर जैसे देश वॉर जैसी सिचुएशन का फायदा लेकर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। कैसे दोनों साइड से रिलेशन बनाकर अपने इंटरेस्ट संभालते हैं। ये सारे लेसन्स जियोपॉलिटिक्स हमें सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा लेसन यही है कि नॉन अलाइनमेंट सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस वॉर में हमारे लिए पाने के लिए कुछ नहीं है, उस वॉर में बेवजह एंटर करने से सिर्फ कुछ ना कुछ खोया जा सकता है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी जनाब, मैं कहूँगा ये वीडियो दिमाग की बत्ती खोल जला देने के लेवल पे थी। यानी ऐसा लग रहा है कि यकीन करें दिमाग की बत्ती जल गई हो, रोशन हो गया हो दिमाग। दुनिया किस तरह चल रही है, दुनिया किस तरह काम करती है, दुनिया किस तरीके से अपने ही मफादात को लेती है, किस तरीके से दुनिया को इंसानियत की कोई फ़िक्र नहीं है। बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो किस तरीके से ब्रेन वॉश, मतलब लोग, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ कि बाकायदा जो पब्लिक है, जो लड़ने वाले हैं, वो तो एक तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरह से वो एक डमी के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, रिमोट कंट्रोल हैं, उन्हें जैसे चाहा जा रहा है उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके बच्चे वो समझ रहे हैं कि हम तो ये शहीद हो जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि सिलसिला सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मफादात का है और लड़ने वाले लड़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही मैं हैरान हूँ कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, इंसानियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई शख्स इंसानों की भलाई चाहता तो वो स्टार्ट ही नहीं करता, वो जंग की तरफ जाता ही नहीं। अचानक ख्याल आया गया 500 रॉकेट दाग दिए, मतलब क्या रीज़न है? ज़ाहिर सी बात है वहाँ से जवाब नहीं आएगा क्या, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्या? वो लोग मरेंगे तो यहाँ से लोग नहीं मरेंगे। जनता का क्या होगा, लोगों का क्या होगा? लोग तो लोग ही होते हैं, किसी भी देश के हों, उनके भी ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनके भी सारी फैमिलीज़ होती हैं। क्या उनको जीने का हक नहीं है? मैं लास्ट वाली जो लाइन थी इनकी
कि किसी वॉर से आपको कोई हासिल नहीं हो रहा तो उस वॉर में कूदने से नुकसान ही होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है कि जो माजी में पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं, तो इससे पहले बेशुमार गलतियाँ की, अभी भी जो वॉर है उस पर भी मैं समझता हूँ कि आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। अपने मफादात की खातिर अरब देश भी जो कर रहे हैं वो अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। लेकिन कतर के हवाले से कि यार कतर ने यूँ समझ ले, इसको उर्दू में, खालिस उर्दू में हम इसको कहते हैं मुनाफ़कत, यानी आप सबके साथ जुड़े हुए हो, आपके सबके साथ हो और सबके पीठ पीछे कुछ और भी हो, यानी आप सबके दोस्त हो और पीठ पीछे आप सबके दुश्मन भी हो। इससे मुनाफिक कहते हैं। और इसकी इतनी सख्ती से मना है, इतना सख्ती से मना है कि आपको क्लियर रहना है, आपको मुनाफिक नहीं रहना ज़िंदगी में। आपको सब दुश्मन का दुश्मन या दोस्त का दोस्त या जो सच है उस सच पे रहना है आपको। सच में मैं कहूँ कि बिल्कुल मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे, बिल्कुल अल्फाज नहीं मिल रहे कि क्या सिचुएशन है, किस तरीके से सिर्फ आवाम पिस रही है, सिर्फ आवाम पिस रही है, किस तरीके से कंट्रीज़ जो हैं वो अपने मफादात ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से जाल बिछाया जा रहा होता है कि यार ये हो, कल ये हो, फिर ये हो, फिर उसके बाद ये हो, फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा, फिर उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। आज फ़लस्तीन के जो आवाम हैं उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। वो भी तो यानी हमास जब अटैक कर रहा था तो उन्हें नहीं पता था हम किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या वो खाली हाथ बैठा हुआ है? क्या उसके पास कुछ भी नहीं है? क्या नुकसान नहीं होना आवाम का? बहुत गंभीर सूरत हाल है। और प्रशांत धवन जी की वीडियो देखी जिसमें मैंने रिएक्शन नहीं दिया, जिस पे ये अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया दहाने पे खड़ी है, वर्ल्ड वॉर के दहाने पे खड़ी है, बिल्कुल एक एज लाइन है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। और अक्सर उनकी प्रेडिक्शन, अल्लाह मैं बिल्कुल कहूँ कि ना हो ये वाली प्रेडिक्शन पूरी, अक्सर उनकी वो बातें आगे चल के सच साबित होती हैं। तो ऐसा ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बिल्कुल पोजीशन ख़तरनाक खड़ी हुई है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।